जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जीएस पूछा ही पूछा जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जीएस ना बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुश्किल है, भाई ये तो याद ही नहीं होता है, कैसे इतना सारा डाटा याद रखेंगे। तो भाई, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली आपको जनरल स्टडीज को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है, एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें जीएस के मैं हर सब्जेक्ट कवर करूंगा। वी आर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। इसमें मैं उन उन मुद्दों को छेड़ूंगा, उन उन मुद्दों को पर्टिकुलरली, उन सारे पॉइंट्स को जो एग्जामिनेशन में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, जिनको एग्जामिनर घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछता रहा है। सारे एग्जाम्स में एनालिसिस करके फाइनली मैं ये कोर्स लेकर आ रहा हूं कि भाई पर्टिकुलरली कौन से मुद्दे हैं जिस पे ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस की टेंशन मत लो। लर्न विद सुमित एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा आपकी जनरल स्टडीज के लिए। सारे कोर्सेज की वीडियो आएंगी। पेशेंस रखो, सब कुछ होगा। ठीक है यार। सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 1। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो भाई डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। एंड चाहे तो आप टेलीग्राम पे लर्न विद सुमित सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मेरा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ के साथ साथ कुछ मैं रेगुलर क्विजेस, रोज के 5 से 6 क्वेश्चन रेगुलर डालना ही डालना, करंट अफेयर्स भी, जनरल स्टडीज भी, सारे मैं चीजें करता रहता हूँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू लर्न विद सुमित। तो चलिए जी, सबसे पहले यार एक बात समझो। हिस्ट्री, मैं कह रहा हूं, मैं हिस्ट्री शुरुआत कर रहा हूं, एंड मैं कह रहा हूं पर्टिकुलर में उन मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करने वाला हूं जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार, अपनी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आप सब जानते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ये कंपेरेटिवली हमें इजी भी लगता है बिकॉज सारी ना जानी पहचानी सी बातें हैं, आप समझ पा रहे हो। आपने गांधी के बारे में सुना है, आपने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सुना है, आपने नेहरू के बारे में सुना है, आपने भगत सिंह के बारे में सुना है। तो ऐसी कहानियां हैं जिनमें आप सच में डूबना भी चाहते हो। थोड़ी सुनी सुनाई, कभी क्लासरूम में, कभी पेरेंट्स की हेल्प से सुनी सुनाई सी चीजें हैं। ठीक है। तो दैट इज वाई हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल लगती है। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी इजी भी लगती है, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से बड़े लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछेगा। मैंने इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक इज फ्रीडम स्ट्रगल, एक इज बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब है 1885 से 1947 का दौर। मतलब फाइनली जो भारत को आजादी मिली, वो क्या माहौल रहा, वो क्या फैक्टर्स रहे जिसने अल्टीमेटली इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स निकाली। होम रूल से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट, अपने भगत सिंह की फांसी से लेके आईएनए की स्थापना तक। तो वो ऐसे क्या रहे, वो क्या मुद्दे रहे, एंड किन किन फैक्टर्स ने उनको मोटिवेट करा ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स लॉन्च करने के लिए। ये सब आता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड कांग्रेस की स्थापना से क्यों डिसाइड कर रहे हैं? बिकॉज कांग्रेस का बहुत ही बड़ा रोल रहा हमारे इंडिपेंडेंस में। सो दैट इज वाई यहां से हम बोल देते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। इससे पहले वाला टाइम कौन सा? देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत तो हो जाती है जब यूरोपियंस भारत आए थे। जैसे ही यूरोपियन भारत आए हैं उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत तो हो गई है। ठीक है। लेकिन वो मिक्स चलेगा, मेडिवल एंड मॉडर्न का मिक्स रहेगा। ऐसा नहीं, भाई यूरोपियंस के स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट जो थे वो मुगल्स के साथ, मतलब मेडिवल हिस्ट्री के साथ ही थे ना। धीरे 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 फिर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। 1857 का विद्रोह होगा, देन फाइनली 1885 से मैं कह सकता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना हिस्ट्री का कोर्स इस फ्रीडम स्ट्रगल से, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। 1885 से 1947 का जो कार्यकाल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बढ़िया से लास्ट तक जुड़े रहना, ज्यादा बोरियत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। दिक्कत क्या है, हिस्ट्री कंपेरेटिवली हमें ज्यादा समझ में नहीं आती। उसका रीजन ये है कि यार थोड़ी सी ना बोरिंग लगती है। फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, बोरिंग लगने लग जाती है चीजें। मैं आपको उन फैक्ट से जुड़ी सारी कहानियां बताने की कोशिश करूंगा। जब आगे पीछे की कहानी आपको मिलने लग जाएंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, नहीं नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो आप एक वीडियो पूरी देख लो, मैं गारंटी कह रहा हूं, आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बन जाएगा।
तो मॉडर्न हिस्ट्री के देखो सारे इवेंट, जिन्ना का रोल से लेके, गांधी एंड नेहरू के रिलेशन से लेके, अपने सुभाष चंद्र बोस से लेके, भगत सिंह से लेके, ठीक है, गांधी की मूवमेंट से लेके लेके दांडी मार्च से लेके, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आगे पीछे क्या हुआ सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कोर्स करके मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताना, तो मुझे बताना भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को। तो सबसे पहले यार फ्रीडम स्ट्रगल क्यों, मतलब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसी क्या बात थी, मतलब मैं इतना बोल रहा हूं फ्रीडम स्ट्रगल, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। भाई देखो, भारत जो देश है हमेशा ही ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश रहा है। जब इतने ज्यादा पॉपुलेशन में लोग और नॉन वायलेंस को अपना ले, भाई जहां पे भीड़ होती है ना वहां पे दंगे होना बहुत ही नॉर्मल बात है, ये आज भी होती है चीज ना, आज भी भीड़ में दंगे बहुत ही नॉर्मल बात हो जाती है। तो इतनी जब बड़ी भीड़ नॉन वॉयलेंस के सहारे अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाना चाह रही है, तो मतलब कुछ तो अनोखा है इस फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे इस फ्रीडम स्ट्रगल में। लॉन्गेस्ट बेस्ड मास स्ट्रगल, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली फ्रीडम स्ट्रगल है ये। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो अपनी यूएसए का या किसी भी कंट्री का, फॉर दैट एग्जांपल, मैक्सिमम से 8 से 10 साल में सारा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा देख लो कब से चलता रहा, कब से हमने मूवमेंट चलाई, कब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली। कुछ लोग इस पे भी करते हो कि नहीं नहीं इंडिपेंडेंस तो पहले ही मिल सकती थी, ये बिकॉज गांधी जी के नॉन वायलेंस के चक्कर में इतनी देरी रही। लेकिन गांधी का कहना था कि मैं उस भारत की कल्पना नहीं करना चाहता जिस भारत में मुझे सही गलत अपने पराई की समझ नहीं है, मैं उस भारत की कल्पना ही नहीं करना चाहता। आज देखो हमारा सक्सेसफुल, कितना सक्सेसफुल मॉडल है। जब हमारा देश बन रहा था तब लोग कह रहे थे, खासतौर से अंग्रेज, कि ये चल नहीं पाएगा, इतनी विविधताओं के बीच में एक मॉडल आप चला नहीं पाओगे। लेकिन देखो 70 साल की आजादी के बाद भी हम खड़े हुए, टिके हुए हैं, डेवलप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ तो बात थी, इसने कुछ तो हमारे अंदर वो कहते हैं ना क्वालिटीज इनबिल्ट कर दी है, नॉन वायलेंस की एंड मतलब तरीकों से चीजों को रखे जाने की। अब सबसे पहले ये फ्रीडम स्ट्रगल हुई क्यों, देखो मतलब दिमाग में कैसे है लोगों की फ्रीडम स्ट्रगल करने की जरूरत है, हमें अंग्रेजों से हटने की जरूरत है, हमें अलग से खुद का काम करेंगे, ये सब चीजें दिमाग में कब आई। ये दिमाग में आई, कुछ लोग, कुछ ब्रिटिशर रहे बहुत ही उदारवादी नेता काइंड ऑफ, जो बहुत ही ज्यादा मतलब सपोर्टिव थे, और कुछ रहे जो बहुत बिल्कुल एंटी, बिल्कुल एंटी, एकदम उल्टे। ठीक है, तो जब हमने सही गलत दोनों चीजें देख ली तो हम फर्क कर पाए ना कि क्या सही है क्या गलत है। अब तक तो जो जो था बस वही था, अब हम समझ पा रहे हैं अच्छा ये मॉडल सही है ये मॉडल गलत है। फिर हम दिमाग में ये आने लग गया कि यार मतलब ये हमें इनकी जरूरत क्यों है, ये हम खुद भी कर लेंगे, ये तो इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई बंदा अच्छा आ जाता है, कोई सा वाइसरॉय बहुत ही अच्छा है, कोई सा वाइसरॉय बहुत ही खराब है, तो हम इन पे डिपेंडेंट क्यों रहे, हम तो अपना अलग ही रहेंगे। तो मतलब ये भावनाएं आनी स्टार्ट हुई। कैसे आनी स्टार्ट हुई, एकदम रिप्रेसिव एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज, एकदम दमनकारी नीतियां लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड लिटन की एकदम दमनकारी नीति। क्या क्या हरकतें थी इनकी, मैं इनकी हरकतें गिनाता हूं, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। इन्होंने 1877 में, 1877 में इन्होंने एक ग्रैंड दरबार लगाया। किस लिए ग्रैंड दरबार लगाया, ये ग्रैंड दरबार इन्होंने लगाया कि भाई साहब अब इस दरबार में मैं ये बताऊंगा कि आज से जो क्वीन, इंग्लैंड की जो क्वीन है, वो भारत की महारानी है। ये बताने के लिए इन्होंने दरबार लगाया, एक ग्रैंड दरबार लगाया गया, पूरे पूरे भारत से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बंदे थे सबको बुलाया गया, रहने की अरेंजमेंट करी गई, कितना कुछ करा गया। बहुत ही खर्चा आता है इन चीजों में। तो ये सब जब चीजें करी गई तो खर्चा तो लगता है ना भाई, फ्री में तो होती नहीं है। एंड ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पे सूखा पड़ रहा था, उस टाइम पे दरबार लगा। तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई कि यहाँ पे मैं खाने को नहीं मिल रहा है और भाई सब ग्रैंड इंपीरियल दरबार लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर है क्वेश्चन। ग्रैंड इंपीरियल दरबार कब लगा, 1877 में लगा। किसने, किस उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड लिटन थे। पहली बार क्वीन विक्टोरिया को कब बोला गया कि वो भारत की क्वीन है, तो 1877 के इसमें ग्रैंड दरबार में। सारे पेपर क्वेश्चन है। इसके अलावा 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता था, ये कहता था कि जो भी अखबार में खबरें छापनी है, पहले आप वॉइसरॉय को ऑफिस भेजोगे, वॉइसरॉय डिसाइड करेगा कि ये छापनी है या नहीं छापनी है। तो एक तरीके से आप देख रहे हो ऑटोनॉमी, जो इंडियन जर्नलिज्म की ऑटोनॉमी है उस पर एकदम से कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही खराब रहा। इसके अलावा इन्होंने इन्होंने क्या करा, जो अपने सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज में जो एज थी, जो जो सिविल सर्विस में जो एज थी वो घटा के 21 से 29 कर दी, वो घटा के 21 से सॉरी 19 कर दी।
ये मैक्सिमम एज है, ये मिनिमम नहीं है। आज के टाइम की मत सोचो, सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम 19 साल तक बंदा जा सकता है अब, वो भी लंदन में पेपर होंगे तो लिटन की सारी देख लिया आपने चीजें। अब मैं बात करता हूँ लॉर्ड रिपन की। ये कंपेरेटिवली भाई बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के बंदे थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा उस टाइम पे, जब देखो धीरे धीरे फैक्ट्री में जब काम करना स्टार्ट हुआ तो किसी भी तरह की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हुआ करते थे फैक्ट्रीज में, किसी तरह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो 1881 में ये पहला पहला फैक्ट्री एक्ट लाए, जिस एक्ट में वुमेन एंड चिल्ड्रन के वर्किंग आवर्स और कंडीशन इन सब पे ध्यान दिया गया कि भाई ऐसे आप नहीं कर सकते, जितना मन है उतना काम नहीं कर सकते, इस टाइप की सारी बातों पे ध्यान दिया गया। तो देखो मतलब ये अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो पहला ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी। इसके अलावा पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया, जिसको हंटर कमेटी बोलते हैं। हंटर कमेटी दो रही है, एक हंटर कमेटी आगे जलियांवाला बाग में, एक यहाँ पर है। पहले एजुकेशन कमीशन में भाई कि इंडिया में एजुकेशन को किस टाइप से आगे लेकर जाए। तो देख रहे हो ना, मतलब काम सारे डेवलपिंग वाले हैं, इनके इन्हीं कामों की वजह से इनको मॉडर्न लोकल सेल्फ सेल्फ गवर्नेंस का फादर भी बोला जाता है। मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर जनक। ठीक है जी, इनके इस उदारवादी के कारण। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ गए, पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया, उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन का नाम क्या था, किसके टाइम पे बनी, कौन वाइस रॉय था, फादर ऑफ मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसको कहा जाता है। ये सारे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, आप टेंशन ना लो, मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, ओके। थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं कि भाई साहब जो देखो कांग्रेस की स्थापना तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि 1885 में करवाएंगे हम। तो 1885 से पहले, यानी कांग्रेस से पहले क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? क्या उससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टीज थी नहीं? थी जी, बिल्कुल थी। उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन क्या था, छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी अलग अलग जगह पे। कांग्रेस में तो क्या हुआ था कि मैं आगे बताऊं, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। एओ ह्यूम ने कहा था कि आप सब लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग फैल के काम कर रहे हैं, एक काम करते हैं ना, सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसी पे काम करेंगे सारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो भारत की पहली पहली पॉलिटिकल पार्टी, मॉडर्न इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, जो द्वारकानाथ टैगोर ने 1839 में स्टैब्लिश करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भारत की पहली है। इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे की अलग अलग, मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास प्रेसिडेंसी की पहली, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन बॉम्बे की पहली। इनके वो भी रख लो, किसने फाउंड करी थी? जी लक्ष्मी नरसिम्हन चेट्टी ने। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन किसने करी थी? जगन्नाथ शंकर जी ने। बात समझ में आई? तो बिकॉज ये पहली पहली है, दैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली। उसके बाद ये भी राइट है, कुछ भारत के बाहर भी रही, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। मैरी कारपेंटर ने स्थापना करी नेशनल इंडियन एसोसिएशन की लंदन में। एम जी रेनेडे एंड जी वी जोशी जी ने पूना सार्वजनिक सभा, इनके बारे में बताऊंगा, एम जी रेनेडे कौन थे और जी वी जोशी कौन थे। ठीक है जी। तो ये देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैंने लिमिटेड रखा है कंटेंट। लिमिट में वही कह रहा हूं, जो बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट हुआ है मैंने उन पॉइंट्स को पर्टिकुलरली पकड़ा है। पकड़ तो बहुत कुछ सकता है, पता नहीं हिस्ट्री बड़ी कितनी हो सकती है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली उनको पकड़ूंगा जो मतलब 90% चांस है कि रिपीट हो जाएंगे दोबारा। आनंद मोहन बोस ने स्थापित करी इंडियन सोसाइटी कोलकाता में। ये इंडियन सोसाइटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कांग्रेस से पहले। इंडियन सोसाइटी ही बाद में बनी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनको सरेंडर नाथ ही बोलते, बिकॉज इनके सामने हर कोई सरेंडर कर देता था। तो कांग्रेस से पहले इट वाज द मोस्ट डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद इन सब के इसके मेंबर्स ने भी कांग्रेस में मिल गए सारे लोग। मैं बता रहा हूँ जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब एट लास्ट सब तो मिल कांग्रेस में गए। एट सबने सोचा चलो ये एक प्लेटफॉर्म पे काम करना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि क्या फैक्टर रहे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेके जाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस से पहले क्या थी चीजें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या वो फैक्टर्स रहे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित। वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर आप एनडी एयरफोर्स सेक्शन वाइज पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट की तैयारी, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं, बहुत फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठा लो, आप भी उठा लो। ठीक है, आई एम द वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर ऑफ जीएस ओवर देयर। आप देख सकते हो वहां पे जाके, रैंकिंग खोल के भी देख सकते हो। ठीक है, तो यार अन अकेडमी फॉलो करो, मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूँ, डिटेल्ड कोर्सेज भी हैं बहुत सारे। अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं सुमित कुमार 9 का, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है,
पढ़ते रहो, मेहनत मेहनत करते रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।